बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, हुक्मरानों ने और उसके बाद अब निगरानों ने भी अवाम आदमी के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं और ये मुश्किलात रोज़ बरोज़ बढ़ती ही चली जा रही हैं। महंगाई का एक तूफ़ान है जिसका आवाम को सामना है। 26 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अब हर तरफ महंगाई का राज होगा। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि बिजली के नर्ख भी मज़ीद बढ़ाए जाएंगे। गोया जो आम आदमी है वो जिस कदर मुश्किल हालात का शिकार है, शायद पाकिस्तान की 76 साल तारीख में ऐसे दिन किसी ने ना ही देखे हों। फिर साथ ये कहा जा रहा है कि IMF की तमाम वो शराइत पूरी की जा रही हैं जो तहरीक इंसाफ के दौर में, इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में IMF के साथ तय की गई थी कि हम पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली के नर्ख जो हैं उसको उन जगहों पर लेके जाएंगे जहाँ इस मुल्क की मैशत पर झटके नहीं लगेंगे, यानी सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी। हुकूमत की मैशत जो है वो संभाल पाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे फैसले जो 76 बरसों में किए गए, IMF के पास हमें जाना पड़ा, रेवेन्यू बेहतर ना हो सका, कस्टम हुकाम चोरी में मुलवस रहे, इस मुल्क के अंदर इनकम टैक्स चोरी किया जाता रहा, ये सारे फैसले तो हुक्मरानों ने किए हैं। आम आदमी का इसमें कसूर क्या है? आवाम चीखती चिल्लाती रहती है, अपनी आवाज़ उठाती रहती है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता। और आज तक जितने भी अगर माजी के गलत फैसले हुए हैं मैशत के हवाले से, उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? यकीनी बात है उस वक्त की हुकूमत पर। लेकिन हर दौर में ये कहा जाता है कि माजी की हुकूमत ने गलत फैसले किए, हम अब दुरुस्त फैसले करेंगे। दूसरी तरफ सियासी मैदान में भी गोलाबारी जारी है। ये गोलाबारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के माबैन है। 16 माह तक हुकूमत करने वाली जमातें, PDM में इकट्ठे रहने वाली जमातें अब एक दूसरे पर खुलकर वार कर रही हैं। और यह भी कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी दबे लफ्ज़ों में पहले कहती थी, अब खुलकर इस बात का इजहार कर रही है कि निगरान हुकूमत तसलसल है साबका हुकूमत का। गोया मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो निगरान हुकूमत, उसकी जिम्मेदारी आयद की जा रही है। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, आज नदीम अफजल चंद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और उससे पहले सलीम मांडीवाला साहब भी ये बात कह चुके हैं कि इदारों के पीछे मुस्लिम लीग नवाज़ छुप रही है। गोया ये एहसास जन्म लेता है कि पीपल्स पार्टी को गिला है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ जा खड़ी हुई है। मियाँ नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान हो चुका है, 21 अक्टूबर को आएंगे, तैयारियां शुरू की जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खदशात अब भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। मियाँ नवाज शरीफ दावेदार हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ दावेदार है कि मियाँ नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। लेकिन क्या मियाँ नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे या शहबाज शरीफ साहब वापस वज़ारत उज़्मा का ताज संभालेंगे? इस पर भी बात करेंगे। लंदन से क्या खबरें आ रही हैं ये भी आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ बड़ा ही आज मोअज़्ज़ज़ पैनल मौजूद है। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं इशफाक तौला साहब, साबिक़ मशीर ख़ज़ाना हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं शमीला फ़ारूकी साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। अमीर अब्बास साहब सीनियर पर्सन, सीनियर साफ़ी तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अज़हर जावेद साहब सीनियर साफ़ी और समा ग्लोबल नेटवर्क के जो इंचार्ज हैं वो लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज़ इशफाक तौला साहब मैं आपसे करना चाहूँगा। निगरान भी वही फैसले कर रहे हैं जो झटके साबका PDM की हुकूमत ने अवाम को लगाए थे, अब निगरानों ने तो हद ही कर दी है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा, बिजली के नरखों में इजाफा, आम आदमी कहाँ से ये अदा करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नसरुल्लाह साहब। नसरुल्लाह साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर देखें जब ये इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई थी सेक्शन 230 में, तो उस वक्त तो ये बिल्कुल आया था कि निगरान हुकूमत भी ये फैसले और इससे ज्यादा बढ़ के माली फैसले भी कर सकती है। देखिए, ये जो आपका एग्रीमेंट है IMF के साथ जो PDM हुकूमत ने किया, और PDM हुकूमत में इसका कोई कसूर नहीं था, क्योंकि जब आपने इससे पहले ब्रीच ऑफ ट्रस्ट PTI की हुकूमत ने किया था IMF के साथ, तो ये मेरा ख्याल है ये शराइत तो हमें दीवार पे लिखी हुई थी। और अब आप कह रहे हैं जब बिजली और पेट्रोल की कीमत में आपने हमेशा एग्री किया है कि एवरी फोर्टनाइट आप अनाउंस करेंगे। ये बात भी आप देख लें कि पीछे कोई एक महीने में ब्रेंट आपका जो है वो 12 से 13% बढ़ा है। और आप जो $80 पर बैरल था ब्रेंट, अब कल रात को वो क्लोज हुआ है $93.93 पर बैरल। तो आप अगर इसको देखेंगे और इसके बाद आप अगर देखेंगे ये रेट तो अभी नहीं लगा है, अभी तो हम पिछले 15 दिन पुराना रेट ले रहे हैं और उस वक्त का डॉलर ले रहे हैं, क्योंकि वो कन्वर्जन आपने देनी है। तो उस वक्त के हिसाब से अगर मैं देखूं
तो मैं ये समझता हूँ कि अभी आगे आने वाले दौर में मेरा ख्याल है इसमें इजाफा हो सकता है, मगर रिलीफ कहाँ मिलेगी आपको कि डॉलर की कदर व कीमत में रुपए के मुकाबले में कमी हुई है और रुपया रिवैल्यू हुआ है, इसलिए 10 रुपए की रिलीफ आपको मिली है, तो ये हो सकता है कि ऑफसेट कर दे। मगर लेकिन तोला साहब, लोग ये भी खदशे का इजहार कर रहे हैं कि ये आर्जी रिलीफ है, क्योंकि अभी छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है, डॉलर स्टॉक करने वालों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन ये कितने दिन तक आखिर ये जो है मुहिम रुकेगी तो डॉलर फिर वापस आएगा? मैं देखें, दो चीजों पे मैं बड़ा कभी यकीन रखता हूँ कि सिस्टम जब होता है ना नसरुल्लाह साहब, तो सिस्टम अगर सिस्टम के तौर पे चलेगा तो आपको नताइज देगा। मैं इस बात को उस तरीके से डिफाइन करूंगा कि अगर फर्ज करें एक लॉ बना हुआ है और लॉ हमारे यहाँ बड़े अच्छे बने हुए, कानून बड़े अच्छे बने हुए हैं, उन पे अमल दरामद नहीं होता। अच्छा, अब अगर अगर कोई लॉ है और अगर अच्छा लॉ बना हुआ है तो 5% आपके मुआशरे में ऐसे ईमानदार लोग होते हैं कि उसमें कभी भी कोई सुकम नहीं ढूंढते और वो उस पर मिनोवन अमल करते हैं। 5% ऐसे लोग होते हैं जो सुकम ढूंढ के, कितने भी आप सख्त से सख्त लॉ बना लें, वो सुकम ढूंढ के उससे कहीं ना कहीं फायदा उठा लेते हैं। 90% ऐसे लोग होते हैं कि अगर आप लॉ पे अमल दरामद करवाते हैं तो वो लॉ पे अमल दरामद करेंगे और अगर आप नहीं करवाएंगे तो नहीं करेंगे। तो या तो 95% ईमानदार हो जाते हैं या 95% ईमानदार नहीं रहते। मेरे हिसाब से देखें, कानून पे अमलदारी करवाना ये बहुत जरूरी है और ये अनफॉर्चुनेट था। अगर हम देख लें बड़े सालों से, मैं किसी एक हुकूमत एक पार्टी की बात नहीं करूंगा, ये हमारे लिए एक बड़ा फिक्रिया लम्हा फिक्रिया बना रहा कि हमारी पॉलिटिकल कंपल्शन ऐसी रही है कि हम इस पे अमलदारी करवा ही नहीं सकते। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, हमने टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट दी, उसमें हमारे पास 2.5 खरब के नए टैक्सेस पड़े हुए थे और मैं खुद उसको मैं बना के लाया और वो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं थे, डायरेक्ट टैक्स थे। वो अगर हम लगाते तो आज गरीबों को हम रिलीफ दे सकते थे, मगर उसमें भी यही था, हमारे सारे स्टेक होल्डर, कहीं बिजनेसमैनों ने रखने डाले, कहीं पे सियासतदानों ने रखने डाले। अब ये चीजें हमें सोचनी होगी एज ए नेशन कि क्या हम इन कंपल्सन के पीछे रहें। जैसे आप मिसाल ले लें, आपने जैसे कहा मुझे कि इस किस्म के छापे हो रहे हैं। अब आपने उस दिन सुना होगा कि एक रिपोर्ट आई थी कि 995 पंप्स पे ईरानी डीजल और पेट्रोल बिक रहा है और इसमें 17 से 18 पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं। तो क्या पॉलिटिकल गवर्नमेंट और उस एनवायरनमेंट में उन पॉलिटिकल लोगों को आप रोक सकेंगे? और ये इतनी इंफॉर्मेशन कहाँ से आई कि 995, 996, 1000 या 1100 किसी ने नहीं कहा, तो उसका मतलब है उनके नाम और पते भी मौजूद हैं। तो आप एक्शन में एक मतलब जान छुड़ाएं। ठीक है सलीम हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच। शबीला फारूकी साहबा, ये पीडीएम की हुकूमत के ऊपर ये आज के फैसलों का मलबा गिरेगा या निगरान हुकूमत के ऊपर गिरेगा? निगरान हुकूमत तो चली जाएगी, इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज मैदान में होगी। क्या आवाम पूछेंगे नहीं कि आपकी हुकूमत, फिर निगरानों की हुकूमत ने जो फैसले किए उसके नतीजे में इतनी महंगाई आ गई, इतनी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, इतनी बिजली की कीमत में इजाफा हुआ, नुकसान किसको है? शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि पिछली हुकूमत का और आने वाली हुकूमत का और इस इंटरिम हुकूमत का सब मलबा जो है वो पीडीएम पे ना डाला जाए। बात यह है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर जो मईशत का बिगाड़ हुआ उसके नतीजे में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला था एंड देयर वाज नो अदर चॉइस बट टू गो टू IMF। और आपको मालूम है कि IMF से जो शराइत तय की गई और जिस तरीके से उनसे नेगोशिएशंस हुई और नेगोशिएशंस हुई और कितना मुश्किल था ये लोन सिक्योर करना। और आए दिन तो हम ये सुनते थे कि जी अब इस हफ्ते पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है और इस हफ्ते करने वाला है। अल्लाह अल्लाह करके वो हालात और मामलात नहीं हुए और पाकिस्तान एक बहुत बड़े भयानक मईशत के बम से बच चुका है। देखिए, मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं। मैं इसको बिल्कुल भी डिफेंड नहीं करूँगी कि बिजली की नरखें बढ़ी या पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इट इज़ अनडिफेंडेबल। मतलब आवाम को आप किसी किस्म का इस वक्त मैं समझती हूँ कि दिलासा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन ये कहना कि अब जो इंटरिम गवर्नमेंट कर रही है वो भी पीडीएम की हुकूमत का करा धरन जी गलत है। आप पीडीएम की हुकूमत को, इंटरिम गवर्नमेंट को आप बरी उल ज़िम्मा नहीं कर सकते।
कि जनाब अगर वो बिजली की नरखें बढ़ा रहे हैं या पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं तो जी ये भी पीडीएम की हुकूमत का कसूर है। ये नहीं हो सकता है। बात ये है कि इंटरिम गवर्नमेंट का क्या काम होता है? इंटरिम गवर्नमेंट का काम होता है स्टेटस को मेंटेन करना, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात चलाना और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना। लेकिन अगर आप इस किस्म के बयानात और मामलात करेंगे जो कि आपका मैंडेट ही नहीं है तो फिर उसके ऊपर तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान आएगा। अब एक कमेटी बना दी गई है जिसके अंदर वो सारे जो लॉज में अमेंडमेंट की गई है या कानून साजी जो पार्लियामेंट ने की गई है उसको रिव्यू कर रही है कमेटी ऑफ इंटरिम मिनिस्टर्स। ये तो पहले कभी नहीं सुना हमने, ना ये इनका मैंडेट है। फिर एक वजीर कहते हैं कि जी हम $8 बिलियन से एक्सपोर्ट्स बढ़ा के $25 बिलियन कर देंगे। कैसे कर देंगे भाई, और क्यों करेंगे और कब करेंगे? आप तो आए हैं 3-4 महीने के लिए, तो आपका तो ये मैंडेट ही नहीं है और ये कोई जादू की छड़ी तो किसी के पास भी नहीं है कि आप 4 महीने में $8 बिलियन से $25 बिलियन कर दें। तो इससे तासुर क्या जा रहा है कि एक तरफ तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आवाम को बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं जो कि बिल्कुल ही हकायक पे मबनी नहीं है। दूसरी तरफ जब आप महंगाई का तूफान डाल रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं जी हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है, ये तो पिछली हुकूमत के जो थे टर्म्स और कंडीशन से जिसकी वजह से हमें करना पड़ा। दैट्स नॉट द केस। बात यह है कि इस वक्त आवाम के पास कोई रिलीफ नहीं है और आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। और उसका हल क्या है? हल यही है कि आप मुल्क के अंदर इलेक्शंस करवाएं। ये इंटरिम गवर्नमेंट के बेचारे उन वुज़रा जिनको आगे पीछे शायद कुछ नहीं आता ज़्यादा, उनका क्या, दे आर वेरी डिस्कनेक्टेड विद द पब्लिक ना। उनको तो जवाब ही नहीं देना पब्लिक को, क्योंकि वो तो आए 3 महीने के लिए एक हनीमून पीरियड के लिए, वो चले जाएंगे। अभी भी ये कह रहे हैं हमारा जिम्मेदारी नहीं है, बाद में भी कहेंगे हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और आप भी हैं जो कह रहे हैं कि जी इनका तो कसूर नहीं है। तो ये तो इस तरह तो मामला चलेंगे नहीं। इस वक्त जो अहम इशू है, जो अहम मामला है, वो इलेक्शंस का है। इलेक्शन है और इलेक्शन होने चाहिए। मैं आता हूँ आप वापस आपकी तरफ। अमीर अब्बास साहब बड़े वैलिड पॉइंट जो है शर्मिला फारूकी साहब ने उठाए। उन्होंने कहा कि अगर निगरान हुकूमत जो है उसका काम नहीं है कि वो एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करे, वो मुल्क की इकानमी को बेहतर करने की बात करे, वो बड़े बड़े फैसले करे और आवाम को उम्मीद दिलाए, उसका काम डे बाई डे मैटर्स को देखना है, इलेक्शन करवाना है। लेकिन अगर इतने बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं कि IMF के साथ बातचीत भी की जा रही है, फिर जितनी बिजली के नर्ख या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, आम आदमी तो मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। उसके बाद निगरान चले जाएंगे, इलेक्शन आ जाएंगे, कौन जिम्मेदार होगा इन फैसलों का? मलिक साहब, बहुत खूबसूरत आपने अपने इब्तिदाइया में जो नुक्ता उठाया कि लोग तो इनको मुंतखब कर रहे हैं, लोग तो वोट का राइट एक्सरसाइज करते हैं 2 साल 5 साल जब भी इलेक्शन करवाते हैं। लोग यही कर सकते हैं ना। बिल्कुल। वो जो मरहूम शहीद मोहसिन नकवी का शेर है कि ये किसने हमसे लहू का खिराज फिर मांगा, अभी तो सोए थे मक्तल को सुरखरू करके। ओ भाई, लोगों से क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं? क्या वो लोगों से क्या करें आपके लिए? इस मुल्क का जो हुक्मरान सियासी तबका है उसके लिए लोग क्या करें बताएं? लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दें, आओ हम करने को तैयार हैं, तुम खुश हो जाओ। लोग अपना बलिदान दे दें, सूली पर चढ़ जाए, हम चढ़ने को तैयार हैं, बताओ हम क्या करें? लोग खुदकुशियां करें, बताओ हम हाजिर हैं खुदकुशियां करते, क्या करें? क्या लोग यही कर सकते हैं ना कि वो जब भी इलेक्शन हो वो किसी को मुंतखब करें। बिल्कुल ठीक। कभी लोग मुंतखब करते रहे नून लीग को, कभी पीपल्स पार्टी को, कभी एक दफा इमरान खान को कर लिया उन्होंने, बीच में एक परवेज मुशर्रफ जैसा डिक्टेटर आके बैठ गया, लोगों ने फिर भी धमालें डाली कि चलो यही कम से कम हमारा कुछ कर जाएगा। वो भी एक इंतहाई, अब चला गया दुनिया से, लेकिन एक इंतहाई के तौर पे इस मुल्क में रहा, बर्बाद कर गया सब कुछ। लोग तो यही कर सकते हैं ना बेचारे, लोगों के पास एक वोट की ताकत है ना, लोग और क्या करें? हम लोगों से क्या खराज मांगते हैं? इमरान खान का कसूर यह था कि वो जो वादे करके आया था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये जो आज निगरान हुकूमत जो बड़े बड़े हंगामी एक्शन ले रही है, इस किस्म के वादे थे ना इमरान खान के, वो नहीं कर सका। लेकिन नहीं किए ना, ये उसकी नालायकी थी, उसका कॉम्प्रोमाइज था, उसका निकम्मापन था, जो भी कह ले, नहीं कर सका वो। अब जो इस मुल्क के निजाम के अंदर जो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स पैदा हुए जी, देखिए मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं इस वक्त किसी एक के ऊपर इल्जाम लगा दूं। अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं आपके सामने या लोगों के साथ खयानत करूं और एक खाइन वाला जवाब दे दूं तो मैं दे देता हूं। लेकिन इस मुल्क के निजाम में जो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स पैदा किए गए मलिक साहब,
वो 40-50 साल में हुए हैं पैदा। ठीक है, उसमें सक्सेसिव रेजीम्स का कसूर है। एक हुकूमत करे सक्सेसिव रेजीम्स, उसमें नून लीग भी कसूरवार है, उसमें पीपल्स पार्टी कसूरवार है, उसमें परवेज मुशर्रफ कसूरवार है, उसमें कौफ लीग कसूरवार है, और उसमें 3.5 साल इमरान खान भी कसूरवार है। खुद शहबाज शरीफ साहब ने अपनी वजारत उज़्मा के आखिरी 2 दिनों में एक इंटरव्यू में यह एतराफ किया, बल्कि मैं उसे कहूंगा वो एतराफ जुर्म था। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने 90 की दिहाई में जो IPPs लगाए वो कौमी मफाद के खिलाफ फैसला था। यार मुझसे आप क्या पूछते हैं कि कौन कसूरवार है? जो कसूरवार है वो खुद मान रहा है कौम के सामने कि हाँ, हमने माजी में गलत फैसले किए, गलत पॉलिसीज बनाई, पॉलिसीज बनाई, एडहॉक पॉलिसीज बनाई, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बनाई, सिर्फ ये देखते हुए कि 3 साल के बाद इलेक्शन कैसे जीतना है, 5 साल के बाद इलेक्शन कैसे जीतना है, कौन मुल्क जाए भाड़ में, सब तेल लेने जाए, हम 5 साल के बाद सीट हमारी पक्की होनी चाहिए, तालियां। तो जब पॉलिसी इस तरह बनती रही तो फिर ना आपके यहाँ एनर्जी, चीप एनर्जी पैदा हो सकी, ना एफिशिएंट एनर्जी पैदा हो सकी, ना आपके यहाँ जो बाकी गवर्नेंस के इश्यूज है ना वो सॉर्ट आउट हो सके। अभी तो पीडीएम की हुकूमत 16 माह के लिए आई थी, ना आपकी जारी बात है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकी। जब एनर्जी एफिशिएंट नहीं होगी वली साहब, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहां से होगी? ठीक है अमीर अब्बास साहब, मुझे कमर्शियल ब्रेक, सबका कसूर है, इनको ऑन करना पड़ेगा। एक मुझे छोटी सी ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। अमीर अब्बास एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आपको लिए चलेंगे लंदन, जहां अजहर जवेद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछेंगे मुस्लिम लीग नून ने क्या बड़े बड़े आज फैसले किए। पूरा में एक बार फिर खुश आमदेद, आपको लिए चलते हैं लंदन, जहाँ अजहर जवेद हमारे साथ मौजूद है। अजहर जवेद साहब, 2 चीज़ें मुझे आपके सामने रखनी है। अभी बात हो रही है महंगाई की, बिजली के निर्खों में इजाफे की, पेट्रोलियम मसनूआत की। अमीर अब्बास साहब कह रहे थे कि हुक्मरानों ने पिछले 50 वर्षों में जो फैसले किए उसका आज नतीजा हम भुगत रहे हैं। मरियम नवाज़ आज कहती हैं कि 21 अक्टूबर को ऐलान है कि अवाम की तकलीफ कम हो रही है। गोया मियाँ नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, अवाम की तकालीफ कम करेंगे। नवाज शरीफ नहीं, पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। मियाँ नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, कौन सा जादू का चिराग उनके पास है कि जो इतनी बढ़ती हुई महंगाई है, इस महंगाई को वो वापस ला सकेंगे? फिर दूसरा ये भी बताइएगा कि आज जो फैसले हुए, कुछ रोज़ पहले कहा जा रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ वापस आएंगे, चौथी बार मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। लगता नहीं है आज, क्योंकि पीपल्स पार्टी अब कह रही है, पीपल्स पार्टी की तोपों का रुख मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ इदारों के पीछे छुप रही है। मलिक साहब, आज बड़ी अहम मीटिंग थी यहाँ पर, जिसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मौजूद थे, शहबाज शरीफ थे, इसहाक डार थे, और खुसूसी तौर पर पाकिस्तान से लीगल इनकी टीम है जिसको आजम नज़ीर तारड़ साहब हेड करते हैं, वो आए, अमजद परवेज साहब थे, अता तारड़ थे। आज जो ब्रीफिंग दी गई नवाज शरीफ को और उस हवाले से जो बात हुई उनकी पाकिस्तान के हवाले से, तो लीगल टीम ने उनको क्लियरेंस दे दिया कि आप पाकिस्तान वापस आ जाएं, आपको तमाम मुकदमात जो हैं उनका ये कहना है कि हम उसको फाइट कर सकते हैं और आपको तमाम मुकदमात में हम बरी करवाएंगे। तो ये क्लियरेंस आज मिली है। ये एक आज पहलू तो ये है। दूसरा पहलू जो आप बात कर रहे थे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लड़ाई का, तो मेरा ख्याल है बड़ी अनफॉर्चुनेट, आज बात भी की हमने, सादार साहब से भी पूछा कि ये मामला है, तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने किसी किस्म की कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं गए। उन्होंने कहा कि एक दफा मुझे बिलावल भुट्टो साहब ने पार्लियामेंट में कहा था कि ये मेरे अंकल डार हैं, तो उनका कहना था मेरा भी जवाब अपने बेटे, जो बिलावल साहब मेरे बेटे की तरह हैं, उनको ये है कि मैं किसी किस्म का जवाब नहीं देना चाहता, मुल्क इस वक्त मुश्किलात में। तो एक बड़ा उनकी तरफ से मुफाहमत का रवैया था। अता तारड़ साहब ने भी ये भी कहा। मेरे ख्याल में ये जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कुछ दिनों के लिए है, हो सकता है पीपल्स पार्टी को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हो, वो दूर हो जाए तो मामला दोबारा ठीक हो जाए। लेकिन बड़े सख्त अल्फाज अजहर जवेद साहब बड़े सख्त अल्फाज हैं। फैसल करीम कुंडी साहब कहते हैं मियाँ नवाज शरीफ को जेल जाना पड़ेगा। नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं पंजाब नून का गढ़ था, अब गड़ा बन चुका है। पीपल्स पार्टी कहती है कि अगर आप सिंध आएंगे तो पीपल्स पार्टी पंजाब में आएगी, क्योंकि ख्वाजा साद रफीक ये ऐलान कर रहे हैं कि हमारा इत्तेहाद MKM और JUI के साथ होगा। ये लफ्जी गोलाबारी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ती चली जा रही है। साथ ही साथ पीपल्स पार्टी जब ये कहती है कि इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के पीछे PMLN छुप रही है। मलिक साहब, मेरा ख्याल है कि ये वक्ती चीज़ है, क्योंकि सियासत का बाजार गर्म हो चुका है, इलेक्शन आ गया है, पंजाब एक अहम बैटल ग्राउंड होगा, और जो एंटी नवाज वोट है उसके लिए पीपल्स पार्टी को ज़रूरत है इसकी। तो ये एक बाय डिज़ाइन किया जा रहा है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, नवाज शरीफ साहब से भी हमारी जब इस हवाले से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, शहबाज शरीफ या दूसरे, तो ये लोग उन्हें जवाब नहीं देंगे, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो एक मुफाहमत का रवैया है
ये जो बिलावल साहब के साथ वो बरकरार है। यही बिल्डिंग थी जहाँ मैं खड़ा हूँ। बिलावल साहब यहाँ पे आए थे, नवाज शरीफ साहब से मिले थे, बहुत अच्छी मुलाकात थी उनकी। और मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब जो हैं वो एक बड़े भी हैं, पार्टी के भी बड़े हैं, वो मामलात को संभाल लेंगे। ये वक्ती चीज है इलेक्शन की वजह से। और मैं भी ये तवक्को करता हूँ, जो मुझे अंडर यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, कि ये मुस्लिम लीग नून उन्हें कोई ऐसा जवाब नहीं देगी कि जिससे ठीक। मामलात मजीद बिगाड़ की तरफ ले जाए। और दूसरी बात, जहां तक अभी अमीर अब्बास साहब ने भी कहा कि किसको कसूरवार ठहराएं, कसूरवार ठहराएं उन लोगों को ठहराएं जो एक चलती हुकूमत को गिरा देते हैं। कसूरवार ठहराएं उनको जो 2017 में, जो सॉरी 2011 में एक पार्टी को गोद में लिया, मीनार पाकिस्तान पे जलसा खड़का दिया। कसूरवार उनको ठहराएं 2014 में, या एक हाजिर सर्विस ऑफिसर लंदन में आता है, इमरान खान, तारुल कादरी, परवेज इलाही को इकट्ठा करता है और एक मुंतखब हुकूमत को गिराने की साजिश करार दी जाती है। कसूरवार उनको ठहराएं 2017 में जो पनामा लेके आते हैं, उसके बेंच मैनेज होते हैं, साकिब निसार का जो किरदार है। कसूरवार उनको ठहराएं जिन्होंने चलती हुई मैशत को गिराया और एक लाडले की हुकूमत दी। कसूरवार उनको ठहराए जो हर 10 साल के बाद एक चलती हुई हुकूमत को गिरा देते हैं। पाकिस्तान के अवाम इनसे पूछते हैं। जी 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 अदर साहब, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा कि मुस्लिम लीग नवाज में से आप वजारत उज़्मा के उम्मीदवार कौन रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें बदलती हुई नजर आती हैं। शर्मिला फारूकी साहबा, ये जो कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ जवाब देने को तैयार नहीं है, वो चाहते हैं मुफाहमत की सियासत हो, इसहाक डार साहब भी ये कहते हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी ये कहते हैं, लेकिन हमें ये लफ्जी गोलाबारी बड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी का बड़ा इल्ज़ाम है कि मुस्लिम लीग नवाज इदारों के पीछे न छुपे। देखिए मलिक साहब, इस वक्त जो मुल्क के माशी और सियासी हालात हैं ना, उसमें किसी किस्म की कशीदगी सियासी जमातों में मैं समझती हूँ सिर्फ मज़ीद नुकसानात करेगी। और अवाम इस वक्त हमारी जानिब देख रही है। अगर हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी और एक दूसरे के ऊपर जवाब शिकवा देते रहेंगे तो बेचारी अवाम किसको देखेगी। उनकी तो बड़ी उम्मीदें हैं हमसे कि इलेक्शंस होंगे, हम आएंगे तो उनकी बेहतरी के लिए कोई काम करेंगे, कोई बिजली सस्ती होगी, कोई गैस आएगी, कोई पेट्रोल की नरखों में कमी होगी, कोई स्कूल तामीर होंगे, कोई सेहत की सहूलियात बेहतर होंगी, कोई नौकरियां आएंगी, कोई इन्वेस्टमेंट आएगा। ये जो लफ्ज़ों की गोलाबारी है ये अनफॉर्चुनेटली शुरू हुई नून लीग की जानिब से। अच्छा। जब उन्होंने अपनी वजारतों में जो उनकी नाकस कारकर्दगी रही है उसका मलबा पीपल्स पार्टी के वज़रा पे डालने की कोशिश की। देखिए जी, हम अपनी 10 जमातों के 10 वजारतों के जवाबदेह हैं, लेकिन अगर आप उन वजारतों के भी हमें कसूरवार ठहराएंगे जो वजारतें PMLN के लोगों के पास थी, तो हम उनके जवाबदेह नहीं हैं। Collectively, yes, the entire cabinet along with the Prime Minister is answerable. They sink or swim together. लेकिन इंडिविजुअल वजारतों की जवाबदेह हम तो नहीं है ना, माँ सिवाय उसके जो हमने चलाई। अब बात यह है कि गोलाबारी कर, अब आप आवाम में जा रहे हैं, आवाम आपसे पूछ रही है कि जी क्या हुआ, क्या किया आपने, आगे क्या होगा, तो अब आप कह दीजिए हमने ये किया तो ये हमारा कसूर नहीं था क्योंकि ये पीपल्स पार्टी का कसूर था। इस तरह ये बेवकूफ़ बनाने से मामलात बेहतरी की जानिब नहीं जाएंगे। और मैं समझती हूँ अच्छी बात है अगर कोई ये सोचता है PMLN की लीडरशिप के अंदर कि जवाब नहीं देना चाहिए, मज़ीद इसको हवा नहीं देनी चाहिए, एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रखना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। आज हनीफ अब्बासी ने नहायत ही घटिया गुफ्तगू की है। ऐसे लोग इनको नुकसान पहुँचाएंगे। जिस तरीके से PTI में भी चंद ऐसे लोग थे बहुत ही गंदी ज़बान वाले, उन्होंने PTI को नुकसान पहुँचाया। इसी तरीके से PMLN के अंदर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो अपनी ज़बान को लगाम नहीं दे सकते, वो पार्टी को रोकना पड़ेगा। दे हैव टू पुट अ लीश ऑन देम, वरना मामला बिगड़ सकते हैं। क्या फायदा होगा एक दूसरे का। हमारे पास भी बहुत सारी बातें बोलने के लिए। जी जी शर्मिला फारूकी साहब, लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त जो आवाम की तकालीफ हैं, जो मुश्किलात हैं, कैसे कहा जा सकता है कि मियाँ नवाज शरीफ 21 तारीख को वापस आएंगे, अवाम की मुश्किलात कम करने का फार्मूला उनके पास है, खुशहाली का दौर वापस आ जाएगा? कौन सारा दीन का चिराग होगा? ये तो PMLN ही आपको बता सकती। खुदा करे किसी के पास कोई फॉर्मूला हो और खुदा करे कि अवाम के मामलात इस तरीके से हल हों कि एक शख्स आ जाए लंदन से बैठ के हवाई जहाज़ के अंदर और मामलात रातों रात ठीक हो जाए। मैं तो दुआ करती हूँ अगर ऐसा हो सकता है तो वाई नॉट, लेकिन ये मुमकिन नहीं है ना।
इसके लिए बहुत सारे मामलात के अंदर सुधार लाना पड़ेगा, बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, बहुत सारे फैसले करने पड़ेंगे। कुछ तल्ख होंगे, कुछ अनपॉपुलर होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, लेकिन बहुत कुछ कमर कसनी पड़ेगी। और ये वही हुकूमत कर सकती है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के अंदर आवाम का वोट लेकर आए, जो बैकडोर से ना आए। बिल्कुल। अमीर अब्बास साहब, क्या ये जो बातें की जा रही हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से, मरीम नवाज साहबा की तरफ से, मियाँ नवाज शरीफ अपने आप को वज़ीर आज़म बना बैठे हैं? देखिए जी, वो तो यही अपने आप को, जारी बात है, पूरी मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज तो कई दफा कह चुकी है कि नवाज शरीफ चौथी दफा वज़ीर आज़म बनेंगे। पूरी मुस्लिम लीग नून कह रही है कि चौथी दफा वज़ीर आज़म बनेंगे। और उनके भाई की 16 माह हुकूमत थी, उनके भाई वज़ीर आज़म थे, उनके भतीजा चीफ मिनिस्टर भी रहा, उनका समधी फाइनेंस मिनिस्टर था। और पूरी तरह से यानी इस्टेब्लिशमेंट को इतनी सपोर्ट हासिल रही ये 16 महीने में इस हुकूमत को, हर तरह से। मीडिया ने वो क्रिटिसिज्म नहीं किया जो क्रिटिसिज्म मीडिया माजी में करता रहा। इसके बावजूद शहबाज शरीफ 16 महीनों में कोई ऐसा गवर्नेंस मॉडल नहीं पेश कर सके, कोई ऐसा इस्लाहती एजेंडा, कोई ऐसा रिफॉर्म्स एजेंडा सामने नहीं रख सके जिसको देखकर हम कह सके कि हाँ, अगर ये अब इनके बड़े भाई आएंगे तो वो इसको आगे बहुत आगे लेके जा सकते हैं। तो अगर कोई मियाँ साहब के पास कोई ऐसी गिदड़ सिंगी थी या ऐसा कोई फार्मूला था, तो भाई जब आपका भाई यहाँ सारा दिन तनकीद बर्दाश्त कर रहा था, जब आपके भाई के ऊपर सारी उंगलियां उठ रही थी कि महंगाई हो रही है, बर्बादी हो रही है, गवर्नेंस ठीक नहीं है, फला फला इश्यूज है, तो फिर आप वो गिदड़ सिंगी वहां अपने पास लंदन अपनी जेब में डाल के क्यों बैठे हुए थे? वो गिदड़ सिंगी अब अपने भाई को बताते हैं। वो अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि जो वुज़रा नवाज शरीफ के रहते हैं हमेशा हर दौर में, वही वुज़रा शहबाज शरीफ की काबीना में भी थे। अच्छा, वही वुज़रा अब दोबारा नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे अगर, तो वही वुज़रा उनकी काबीना में भी होंगे, तो लीडर भी वही, टीम भी वही, तो फिर फर्क ऐसा कौन सा आ जाएगा? मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से लफ्जों की शोबदाबाजी करके, जारी बात है सियासतदान है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, कोई एक्सेप्शन नहीं, किसी एक को मैं माइनस नहीं कर रहा, सारे सियासतदान, सारी पॉलिटिकल पार्टीज थर्ड वर्ल्ड डेमोक्रेसी में, थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इसी तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी लोगों के सामने शोबदाबाजी करती है, अपने अल्फाज का गौरव धंधा रखती है, और फिर कुछ लोग उनके उसमें आ भी जाते हैं झांसे में। कोई हल क्या होगा नवाज शरीफ साहब के पास? मैं तो सोचने से कासिर हूं कि वो ऐसा कौन सा अनकन्वेंशनल मॉडल ऑफ गवर्नेंस लेकर आ रहे हैं। पूरा में यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुशामदीद। अजहर जावेद साहब, पहले तो था कि मियाँ नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन अब कुछ खबरें और आ रही हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी उम्मीदवार हो सकते हैं। देखें जी मलिक साहब, अब तो ये फैसला तो पाकिस्तान के अवाम ने करना है इलेक्शन के दौरान के अगर वो जीतते हैं कौन सी पार्टी को वोट मिलता है और कौन सी पार्टी जीतती है। जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो अब तक शहबाज शरीफ साहब से भी बात हुई है और कई दफ़ा बात हुई है यहाँ पे, उनकी तरफ से भी ये कहना है कि अगर मुस्लिम लीग नून जीती तो उनकी पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे। लेकिन उस जीतने तक अभी बहुत सारे मराहल हैं। उस मराहल को तय करने में मुस्लिम लीग नून की क़यादत को बहुत सारा काम करना है। वो सबसे पहला काम तो यह है कि मुस्लिम लीग नून के जो कायदे हैं, नवाज शरीफ की वतन वापसी है, मुकदमात में से उनको जो बरी होना है, मुख्तलिफ जो मामलात हैं उनको सेटल करना है। उसके बाद अगर नून लीग जीतती है तो अगर तो नवाज शरीफ जीतते हैं, अगर नवाज शरीफ को लड़ने दिया जाता है, इलेक्शन लड़ते हैं, तो मेरी जो इतला है या मेरी जो पिछली चंद हफ्तों की जो कन्वर्सेशन है मुख्तलिफ लीडर्स के साथ यहाँ पे, कि नवाज शरीफ अब तक नून लीग की तरफ से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं और वही इलेक्शन में जो अगले अगर नून लीग जीतती है और वो भी जीतते हैं, इलेक्शन में लड़ते हैं, तो वही वजीर आजम होंगे। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, शहबाज शरीफ साहब जाहिर बात है मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और अगर कोई मसला होता है नवाज शरीफ के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, तो फिर जो सेकंड प्रायोरिटी है वो शहबाज शरीफ होंगे। तो लेकिन इसमें अभी कोई बहाम मुस्लिम लीग नून की क़यादत में अभी तक नहीं है कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा। शर्मिला फारूकी साहबा, मफरूज़े हमारे यहाँ अक्सर जो है वो चलते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के माबैन जो इख्तलाफात हैं या जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चल रही है, इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि आने वाली अगर हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत बनती है तो पीपल्स पार्टी के मुताबिक अगर फैसला ना हुआ वजारत उस्मा का, पीपल्स पार्टी PTI की तरफ भी जा सकती है। इस बात का इम्कान है? लेकिन मैं नहीं समझती कि एक ऐसी जमात जो पाकिस्तान के अंदर म्यूटनी करना चाहती थी,
जो इस पाकिस्तान की गयूर आवाम को इस तरफ लेके जा रही थी कि पाकिस्तान के अंदर आप अपने इदारों के खिलाफ खड़े हो जाएं, सरकारी गैर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाएं, तो जमहूरियत को ही नुकसान पहुंचा दें। पीपल्स पार्टी ऐसी जमात के साथ कभी भी इत्तेहाद नहीं करेगी। हाँ, लेकिन ये तय है कि जमहूरियत की बहाली के लिए, मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए बाकी जमहूरी सोच रखने वाली जमातों के साथ बातचीत हो सकती है, लेकिन इलेक्शन हम अपने मंशूर पर लड़ेंगे, हम अपने निशान के ऊपर लड़ेंगे और हर किसी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ये हमारा मौक़िफ़ था और मौक़िफ़ है और मौक़िफ़ रहेगा। इस मुल्क में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं तो उसका प्री रिक्विजिट क्या है? उसका प्री रिक्विजिट यही है ना कि हर जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, वरना अगर ऐसा ना होगा तो फिर ये इलेक्शन फ्री और फेयर तो ना हुए। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको दुरुस्त होना पड़ेगा अगर इस मुल्क में आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन देखना चाहते हैं। तो खदशात हैं पीपल्स पार्टी को कि किसी को सपोर्ट ज़्यादा हासिल हो रही है इस्टेब्लिशमेंट की? देखिए, मुझे नहीं पता इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है या नहीं, लेकिन अगर एक जमात बैठ के इलेक्शन की महीना और तारीख दे रहा है तो वो कैसे दे रहा है और क्यों दे रहा है, हमें तो नहीं पता। ये काम तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही वो इदारा है जो इस मुल्क के अंदर इलेक्शन करवा सकता है, उसकी तारीख दे सकता है। हमारे पास तो एक वक्त ऐसा भी था ENP और पीपल्स पार्टी के पास कि जब हम अपने जलसे जुलूस भी नहीं निकाल सकते थे। हमारे जलसे जुलूसों में तो बम धमाके हो जाते थे। तो एक वक्त वो भी था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली, हम तो अपनी बात आवाम तक पहुंचा ही ना सके। और आज ऐसा माहौल है कि आप देख रहे हैं कि पहले एक लाडला था जिसको रिलीफ पे रिलीफ दिया जाता था, पीपल्स पार्टी के लोग जेल में बैठे रहते थे, उनको जमानतें नहीं दी जाती थी। अब एक वक्त ऐसा आया है कि जनाब एक जमात है जो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इलेक्शन की तारीख देती है। भाई आपको कैसे मालूम? तो ये चीजें तो बड़े अभाम क्रिएट करती हैं ना, कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। अमीर अब्बास साहब 30 सेकंड है आपके पास, आपको भी लगता है कि पीपल्स पार्टी की जो नाराजगी है कहीं ना कहीं उसकी वजह मौजूद है? देखिए, मुझे ये लगता है कि इप्सॉस का सर्वे आया है मलिक साहब, वो सर्वे कह रहा है कि 98% पाकिस्तानी अपने और इस मुल्क के मुस्तकबिल से मायूस हो चुके हैं। 98% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि ये मुल्क किस सम्त में जा रहा है। अभी आपके प्रोग्राम से आधा घंटे पहले एक रिपोर्ट आई है कि 3000 बच्चे हर साल मलिक साहब ब्लड कैंसर का शिकार हो रहे हैं। मुझे इस चीज का पता है। मुझे इस चीज का पता है कि UNDP की रिपोर्ट आई है 3 दिन पहले। वो रिपोर्ट कह रही है कि 2 करोड़ लोग खते गुर्बत के नीचे जाने का खदशा पैदा हो गया इस मुल्क में। बिल्कुल। हर साल 30 लाख लोग यूरोप के कई मुल्कों से बड़ी आबादी बनती है। हर साल 30 लाख लोग खते गुर्बत से नीचे जा रहे हैं। कोई हल किसी जमात ने इस कौम के सामने नहीं रखा। अमीर अब्बास हर पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे पास जवेद साहब लंदन से मौजूद थे, शमीला फरूकी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।